अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिग योर ड्रीम्स। आज हम एफपीएससी एजुकेशन सीरीज के चैप्टर नंबर 2 टेस्टिंग एंड एवेलुएशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्ट देखी थी, जैसे कि फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और इसी तरह से बहुत सी और टाइप्स को हमने देखा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मजीद टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट की मैं अगर बात करूं तो एक कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा यूज होती है इन द एजुकेशनल सिनेरियो, दैट इज टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो वीकली या मंथली टेस्ट के लिए टीचर्स अपनी क्लास में खुद बनाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय द एजुकेटर्स देमसेल्व्स एंड दे आर कस्टमाइज, क्योंकि अब अगर एक टीचर है, अगर मैं अपनी क्लास के लिए टीचिंग कर रही हूँ और मैं उसके लिए टेस्ट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया होगा कि मैं कौन सा करिकुलम वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कौन सी मैं उनको नोट्स या टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रही हूँ, और मेरी क्लास का कैलिबर कितना है या उनकी अचीवमेंट लेवल कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड एंड अकॉर्डिंग टू द टीचर्स करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम जो टेस्ट बनाते हैं टीचर में टेस्ट, वो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए गए होते हैं। सो दे अलाइन विद द टीचर्स करिकुलम एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हम डेली क्लासरूम प्रैक्टिस में यूज करते हैं। मोस्टली ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, समेटिव असेसमेंट के तौर पे भी हम इसको समटाइम्स यूज कर सकते हैं। इससे हमें फीडबैक मिलता है, एक तो ये कि स्टूडेंट परफॉर्म कितना अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा टीचर्स जो है उनकी जो टीचिंग है वो किस हद तक अपने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास टीचर मेड टेस्ट के मेन फीचर्स आ जाते हैं। बट इसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये कि रिलायबल और वैलिड कम है, क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जैसे एनटीएस के टेस्ट हैं या बोर्ड के टेस्ट हैं, तो वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है और सब बच्चों के लिए उसके हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन टीचर जब टेस्ट बनाता है तो उसके में थोड़ा सा बायस आ जाता है कि टीचर टू टीचर वेरी करता है, और इसके अलावा वो अपना जो कवर किया हुआ कंटेंट है स्पेसिफिकली उसी में से टेस्ट बनाएगा, तो इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कम होती है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की डिटेल्स हम आगे चल के देखेंगे। इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि टीचर की जो टेस्ट क्रिएशन और ग्रेडिंग स्किल्स हैं वो कितनी एफिशिएंट हैं। और यहाँ पे हमें जो कंसिडरेशंस आ जाती हैं उसमें ये है कि टेस्ट मैच करना चाहिए क्लास का डिफिकल्टी लेवल के साथ। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए टॉट मटेरियल का। ये नहीं है कि अगर आपने एक चैप्टर का टेस्ट दिया है तो स्टार्ट के 10 एक पेजेस जो है वहां से आप सारा टेस्ट बना लें और आखिर के जो 5-6 पेजेस उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ओवरऑल जो टॉट मटेरियल है उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम एक क्वेश्चन में मेजर कर सकते हैं, और ये उसी मटेरियल में से होना चाहिए जो हमने टीच किया है। ये नहीं होना चाहिए कि हम मटेरियल बहुत ही बेसिक लेवल का टीच कर रहे हैं और जब हम क्वेश्चंस टेस्ट में दे रहे हैं तो वो बहुत एडवांस लेवल के हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी ऑफ टेस्ट जो बहुत कॉमनली एम्प्लॉयड हैं वो आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं। जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, या एम कैट का टेस्ट होता है, या ई कैट का टेस्ट होता है। इस तरह के जो टेस्ट हैं जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक डेवलप किए जाते हैं, और नेशन वाइज पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही टेस्ट या एक ही तरह का टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और उसकी बेसिस पे उनको असेस किया जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कमर्शियली डेवलप्ड असेसमेंट्स आ जाती हैं, जो कि ऐसे रैंडमली नहीं बनाई जाती, बल्कि ये मेजरमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इसके क्वेश्चन बैंक्स डेवलप होते हैं, प्रॉपर रिसर्चेस होती हैं, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो हैं डेवलप होते हैं। और ये ब्रॉड नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करते हैं। इनमें एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने ये टेस्ट कैसे देना है, जैसे एनटीएस में होती हैं या इस तरह से एमकेट वगैरह में, कि आपने पहले सारों को टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम पे जब बोलेंगे तो फिर सारे अपने टेस्ट की वो जो टेप होगी या सील होगी उसको ओपन करेंगे, और इस तरह से ये जो बबल शीट्स हैं इनके ऊपर मार्क करेंगे। तो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, चाहे आपका टेस्ट इस्लामाबाद में हो रहा है, चाहे आपका टेस्ट कराची में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे जो तमाम स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करवाई जाएंगी। उसके बाद इनके अंदर नॉर्म रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे कि एनटीएस या एमकैट वगैरह के जो टेस्ट हैं उनमें एक मेरिट पता है कि आप जो है वो जितने स्टूडेंट्स ने इस साल टेस्ट दिया आप उसमें किस नंबर में फॉल करते हो। तो इसमें नॉर्म रेफरेंस जो स्केल है वो ज्यादा यूज होता है, और ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन लार्ज स्केल मेजर करते हैं, और सिंस ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और इसमें प्रॉपर काम होता है, तो इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें रीडिंग पे और साथ साथ राइटिंग पे, राइटिंग भी एक कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये भी वर्बल टेस्ट में आ जाती है।
रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग वगैरह के जो टेस्ट हैं वो वर्बल टेस्ट में आ जाते हैं। ज़्यादातर टेस्ट एजुकेशन के अंदर वर्बल टेस्ट होते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिनमें रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग स्किल्स अलाउड ये नहीं होती इसमें रिक्वायर्ड, बल्कि इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं या ड्राइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के टेस्ट हो गए या आर्ट्स का कोई टेस्ट हो गया, ड्राइंग वगैरह का, तो वो नॉन वर्बल टेस्ट में आ जाता है। देन एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टेस्ट को कह सकते हैं पावर टेस्ट या स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनके अंदर लिबरल टाइम लिमिट्स होती हैं। मतलब ये कि आप एक टेस्ट के लिए, जैसे आपके पास लेट्स सपोज 2 डिटेल्ड क्वेश्चन हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं, और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 घंटे या 6 घंटे दे रहे हैं, ठीक है? तो अब 5 से 6 घंटे मोर देन इनफ है 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। चूँकि लिबरल टाइम है, तो अब एक स्टूडेंट के पास जितना भी अपना नॉलेज है, जितनी भी उसके पास स्किल्स हैं, वो उनको यूज़ करके एज़ मच एफिशिएंट एज़ ही कैन वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे टेस्ट जिनके अंदर पावर को टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर कितनी स्टूडेंट के अंदर स्किल कितनी है, कि अगर टाइम कंस्ट्रेंट ना हो तो वो किस हद तक इस कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो पावर टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। चूंकि इनमें टाइम ज़्यादा होता है तो इनके आइटम्स जो हैं डिफिकल्टी भी उनमें ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड जो स्पीड टेस्ट होते हैं इनके अंदर टाइम लिमिट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे हमारे पास एमकेट का या एनटीएस का टेस्ट होता है तो उसमें हार्डली 1 आवर 1.5 आवर इतना टाइम होता है। टाइम लिमिट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली टाइम मैनेज करना पड़ता है, और नो वन इज़ एक्सपेक्टेड कि वो तमाम के तमाम आइटम्स को आराम से कंप्लीट कर लेगा। एट द एंड जो है वो कुछ ना कुछ हैसल ज़रूर जनरेट होगी। कुछ स्टूडेंट जो बहुत अच्छे होंगे अपनी स्पीड मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में, वो शायद कंप्लीट कर पाएँ, अदरवाइज़ कुछ के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन स्किप हो जाएँगे। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो स्पीड टेस्ट होते हैं। लेकिन चूँकि इसमें हम स्पीड के साथ उनको असेस कर रहे होते हैं तो आइटम्स थोड़े से ईज़ी होती हैं। देन हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो होते हैं जिनके लिए एक डेफिनिट आंसर्स होते हैं, एक डेफिनिट स्कोरिंग की हमें मिल जाती है और हम उससे उनके आंसर्स की करेक्टनेस को देख सकते हैं। जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए, ट्रू फॉल्स आइटम्स, शॉर्ट आइटम्स जिनके शॉर्ट आंसर टाइप आइटम जिनकी 1 वर्ड या 1 फ्रेज या 1 सेंटेंस में आंसर्स होते हैं। ये वाले जो सारे टाइप ऑफ आइटम्स हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं इनकी आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। एक आ जाती है सिलेक्शन टाइप, जिनमें हम लोगों ने गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन टाइप। और सेकंड हमारे पास आ जाते हैं सप्लाई टाइप, जिनमें हमें आंसर को दिया नहीं जाता बल्कि हमें खुद से सप्लाई करना पड़ता है। मतलब सिलेक्शन टाइप में आंसर्स दिए होते हैं, हमने उनमें से सेलेक्ट करना होता है, और सप्लाई टाइप में हमें आंसर खुद से प्रोवाइड करना होता है। सिलेक्शन टाइप में 3 तरह के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है एमसीक्यूज, एक हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स या राइट रॉन्ग या जो भी आप उसको कहते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ आइटम, और थर्ड आ जाते हैं यहाँ पे मैचिंग एक्सरसाइजेस। मैं यहाँ पे इसको एम एक्सरसाइजेस लिख रही हूँ, ठीक है। और सप्लाई टाइप में फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ब्लैंक्स, और सेकंड हमारे पास शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं जिनके बिल्कुल 1 लाइनर टाइप आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स। ये सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अम्ब्रेला के अंडर फॉल करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड करेक्ट आंसर होता है, और 2 या 2 से ज्यादा स्कोरर्स एग्री कर सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। मतलब अगर मैं चेक कर रही हूँ पेपर, या मेरी कोई फेलो कोलीग चेक कर रही है, या कोई और थर्ड पर्सन बाहर से आके चेक कर रहा है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है, तो ये मेरे लिए भी ट्रू है, या मेरी कोलीग के लिए भी ट्रू है, या जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसके लिए भी ट्रू है। तो इसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा स्कोरर्स इज़िली एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी, यही इसका करेक्ट आंसर है। इनको इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये यूजुअली लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जैसे नॉलेज लेवल या कॉम्प्रिहेंशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, और इनकी स्कोरिंग बहुत ईज़ी होती है और बहुत एफिशिएंटली हम इनको स्कोर कर सकते हैं। इनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसमें 2 मेन टाइप्स जैसे हमने डिस्कस किया आ जाती हैं, एक सप्लाई टाइप और एक सिलेक्शन टाइप, और फर्दर आगे फिर इनकी सब टाइप्स आ जाती हैं। सप्लाई टाइप आइटम्स वो होते हैं जिनमें हमें आंसर दिया नहीं जाता, हमें आंसर खुद से प्रोवाइड करना पड़ता है, और इसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीशन आइटम्स टाइप, और सेकंड शॉर्ट आंसर्स। इनके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स हम फिल कर सकते हैं, नंबर्स फिल कर सकते हैं, सिंबल्स फिल कर सकते हैं एज एन आंसर। सेकंड टाइप ऑफ आइटम्स आ जाते हैं सिलेक्शन टाइप अंडर द ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स। सिलेक्शन टाइप वो होते हैं जिनमें आंसर्स हमें दे दिए जाते हैं, बट हमें उनमें से एक करेक्ट या बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। इसके अंदर मैच द कॉलम्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं।
और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने करेक्ट आंसर को प्रोवाइडेड क्वेश्चंस में से, प्रोवाइडेड ऑप्शन में से चूज़ करना होता है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है कि उनमें एक कोई सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता। जैसे एसेस हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टाइप। अब उसमें जो है वो स्टूडेंट ने अपनी थॉट एक्सप्रेस करनी है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे, और एक पार्टिकुलर बाउंड्री के अंदर रहते हुए अगर वो सही फैक्ट्स को यूज़ कर रहा है और अपनी आर्गुमेंट डेवलप कर रहा है, तो अगर 2 स्टूडेंट्स का डिफरेंट भी आंसर है, तो भी वो करेक्ट हो सकता है। तो इसमें ये भी मसला आ जाता है कि कौन-सा स्कोरर, अगर मैं चेक कर रही हूँ तो शायद मेरी ओपिनियन उस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर कुछ और हो, मेरे कोलीग की ओपिनियन कुछ और हो, कोई थर्ड एग्जामिनर है उसकी ओपिनियन शायद कुछ और हो। तो 2 स्कोरर्स का एक क्वेश्चन के आंसर पे एग्री करना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम किसी आंसर को ये नहीं कह सकते स्ट्रेट अवे कि ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है, अगर अनलेस कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल कोई तीसरी मतलब बात की जा रही है जिसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर क्वेश्चन के किसी एस्पेक्ट को किसी भी एंगल से टच किया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, तो हम उसको कुछ हद तक करेक्ट मान सकते हैं। तो इसके अंदर फिर स्कोरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और हमें स्पेसिफिक ट्रिक्स डेवलप करने पड़ते हैं और उनको पहले से देना पड़ता है स्टूडेंट को, ताकि उसको आइडिया हो कि इन चीज़ों को मैंने माइंड में रखते हुए अपने आंसर को डिज़ाइन करना है। तो इनके अंदर हम लोगों को एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस आती हैं, और इसके अंदर जो है हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स टेस्ट हो सकती हैं, जैसे एवेल्युएशन की स्किल, सिंथेसिस की स्किल या एनालिसिस की स्किल। अब सब्जेक्टिव टाइप में 2 तरह के आंसर्स आ जाते हैं। एक जो ऐसे टाइप आइटम्स होते हैं, बेसिकली इनको हम ये कहते हैं, और इसमें 2 टाइप्स ऐसे टाइप आइटम में ये आ जाती हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स और एक एक्सटेंडेड टाइप, ठीक है? तो इसमें 2 मेन टाइप्स हैं ऑफ ऐसे टाइप आइटम्स। वन इज़ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड अदर इज़ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वो होती है जिसकी वर्ड लिमिट या तो हो ही ना या बहुत ज़्यादा हो, जैसे 3000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स तक आपने करना है। 5 टू 6 पेजेस तक भी आपका इसका एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, उनको हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने ऐसे तो लिखना है इसके ऊपर डिटेल में, लेकिन आपका ऐसे जो है ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 250 टू 300 वर्ड्स तक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रिस्पॉन्स 1 पेज तक या लेस देन 1 पेज के ऊपर खत्म हो जाता है, उनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स। तो ऐसे टाइप टेस्ट लेंथी होते हैं, इनके अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होनी चाहिए, और इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप में और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में बहुत ही कम्प्रिहेंसिव आंसर्स होते हैं, सेवरल आपके पैराग्राफ्स हो सकते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस और इवैल्यूएशन आ जाती है। जबकि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है और इसके ऊपर रिस्पॉन्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं, इतना टाइम है और इतनी वर्ड लिमिट है, आपने इसके अंदर रहते हुए अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। तो इसके वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स होते हैं और इसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फिर भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं उन्हीं को आपने आंसर करना है। बट जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है उसकी स्कोरिंग इससे भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है और उसके ऊपर और ज़्यादा स्कोरर्स को काम करना पड़ता है। स्कोरिंग को हम आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ-साथ ये जो जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की, इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी फर्दर मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि कौन-कौन सी टाइप्स हमारे पास एग्ज़िस्ट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट वर्सेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होते हैं कि जिनमें आपने कुछ अचीव कर लिया है। आपने 1 साल तक क्लास में एक सब्जेक्ट को पढ़ा और एट द एंड ऑफ दैट ईयर आपसे टेस्ट लिया गया, आपसे एग्ज़ाम लिया गया, ये चेक करने के लिए कि आपको जो पूरे साल में पढ़ाया गया है, आपने कहाँ तक उसको पढ़ लिया है, कहाँ तक आपने उस चीज़ को लर्न कर लिया है, कितनी आपकी उस पार्टिकुलर एरिया में, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अचीवमेंट कितनी है। तो आप लर्निंग के बाद जब कोई टेस्ट देते हैं और उस लर्निंग को चेक करते हैं आफ्टर अ पार्टिकुलर टाइम स्पैन, तो उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। जैसे द टेस्ट व्हिच हैव बीन लर्न्ड इन अ पार्टिकुलर एरिया, जैसे आपने पूरा साल मैथमेटिक्स पढ़ाई है करिकुलम के थ्रू, और उसके बाद आपने अचीवमेंट टेस्ट उसके लिए डिज़ाइन किया है, एक मैथ्स का टेस्ट ले लिया है फाइनल एग्जाम में, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों को कितना मैथ्स आ गया है। ये यूजुअली क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होते हैं, जो करिकुलम में एक प्रॉपर क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश्ड हैं, उसके अगेंस्ट टेस्ट डेवलप किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी चेकिंग की जाती है। ऑन द अदर हैंड जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ये आपकी एप्टीट्यूड या एबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। कि इस पार्टिकुलर बच्चे ने मेडिकल के लिए अपना फॉर्म सबमिट करवाया है। क्या इसमें इतनी स्किल है कि ये मेडिकल की पढ़ाई करके प्रॉपर्ली उसके अंदर काम कर सकता है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ऐसे जो कि सिलेक्ट करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए कि आया ये स्टूडेंट फ्यूचर में इस पार्टिकुलर फील्ड में परफॉर्म करने के काबिल है भी या नहीं है? क्या इसका आईक्यू इस लेवल का है? क्या इसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है? अभी हमने उसको पढ़ाया नहीं है, हम उसका पहले टेस्ट लेंगे और देन उसको पार्टिकुलर स्टडी एरिया के अंदर एडमिशन देंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो सिलेक्शन के लिए या फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए किसी भी एरिया में सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब चूँकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो ये यूजुअली नॉर्म रेफरेंस होते हैं, जिनमें हम रिजल्ट आने के बाद एक लिस्ट बनाते हैं कि आप नंबर 1 पे फॉल कर रहे हैं, आप 2 पे फॉल कर रहे हैं, इतनी हमारी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, लेट्स सपोज़ आप 110 पे आए हैं, तो आप
जो है वो इस वाली लिस्ट में तो आ गए हैं, लेकिन आप चूँकि सीट्स के ऊपर फॉल नहीं करते तो आपको इस दफ़ा एडमिशन नहीं मिल सकता। तो नॉर्म रेफरेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ होता है, और ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसमें जो करिकुलम में टॉट की गई थी। एक ब्रॉड सा बता दिया जाता है कि आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आना है और आपका कहीं से भी इसमें से टेस्ट आ सकता है। तो पहले से पढ़ाया, ऑल्दो आपने स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ा था, बट इस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए आपको नहीं पढ़ाया जाता अलग से। अगर आप कोचिंग जॉइन कर लो या समथिंग लाइक दैट तो वो एक अलग बात है, बट एक मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इसकी तैयारी नहीं करवाई जाती। इसकी प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ती है, और ये यूजुअली सिलेक्शन या फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। देन एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है पर्सनैलिटी वर्सेज प्रोजेक्टिव टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट वो होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। साइकोलॉजी में अक्सर यूज किए जाते हैं इस तरह के टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स वगैरह में, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो करेक्टरिस्टिक्स वे द वंस बिहेव, उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। क्वेश्चनेयर वगैरह दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगती है आप वो सिलेक्ट करो, और फिर उसकी बेस पे आपको बताया जाता है कि आपकी ये पर्सनैलिटी की है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, जिनके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को। मतलब हम स्टूडेंट्स के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है और हम उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, जो उनके अंदर चीज़ मतलब चल रही है उसको रिवील करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं उसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। देन इंटरेस्ट इन्वेंटरीज आ जाती है। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट, पर्सन की जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो उनको हम इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए आगे, तो आप इंटरेस्ट इन्वेंटरीज को, कुछ क्वेश्चनियर्स वगैरह आपके बने होंगे, उनको आप यूज करेंगे और उससे आप बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, तो आपको ये वाली फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। तो कैरियर प्लानिंग में इनको बहुत यूज किया जाता है। इनके थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसमें क्या एबिलिटी है ऑफ लर्निंग द मटेरियल, बेस्ड ऑन के क्या उसने लर्न कर लिया है और उसकी पेस कितनी है, कि कितना क्विकली वो चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको उसकी इंटरेस्ट इन्वेंटरी से आइडिया हुआ है कि ये मैथ्स में बहुत वीक है बच्चा या फिजिक्स में बहुत वीक है, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर यही सजेस्ट करोगे कि आप एक नेशन बेस्ड जो एक आइडिया है कि मेल जो है वो इंजीनियरिंग में जाए और फीमेल्स मेडिकल में, आप उसको परसू ना करो, बल्कि मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस की साइड पे है या प्रोबेबली आर्ट्स की साइड पे है, तो आप उस अपने इंटरेस्ट को परसू करो। तो इस तरह से इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के थ्रू कैरियर काउंसलिंग में हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं हाई स्टेक्स टेस्टिंग। हाई स्टेक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत फार रीचिंग होते हैं। मतलब आपने ऐसा टेस्ट जिसको देने के बाद जिसका जो रिजल्ट है वो आपकी लाइफ पे, आपके कैरियर के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लाई करेगा, उस तरह का जो भी टेस्ट होगा उसको हम हाई स्टेक टेस्टिंग कहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसकी मैट्रिक और एफएससी के बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं। लाइक अगर आप आपके 6 पेपर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 ही होते हैं, अगर आप उनमें से किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो मे बी आपको रिपीट करना पड़ जाए, या आपका वो पूरा का पूरा जो मैट्रिक का रिजल्ट है, एफएससी का रिजल्ट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके ड्रास्टिक सर्कमस्टांसेस आएंगे। जब तक आप वो पेपर क्लियर नहीं करोगे आप आगे कहीं पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो इस तरह के टेस्ट जिनके रिजल्ट्स जो हैं दे हैव द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, तो उन टेस्ट को हम हाई स्टेक टेस्टिंग कहते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है इनमें हम स्टूडेंट की प्रमोशन आ जाती है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी थी लेकिन आप हाई स्टेक टेस्टिंग के किसी एक उसमें परफॉर्म नहीं कर सके तो आपकी ग्रेजुएशन डिले हो गई है, या और कोई क्रूशियल आउटकम्स इसके साथ रिलेटेड हो सकते हैं। लो स्टेक टेस्टिंग होती है जिनके अंदर बस क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा आपने अगर जीरो ले लिया है टेस्ट के ऊपर तो आपको डांट पड़ सकती है, हो सकता है आपके घर कंप्लेंट चली जाए, बट इससे ज्यादा आपको कोई कंसिक्वेंस नहीं उसका फेस करना पड़ता। लेकिन हाई स्टेक टेस्टिंग के आपको जो है प्रमोशन, ग्रेजुएशन और इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस करना पड़ सकता है अगर आप इनमें परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो। अब इनके मेरिट्स क्या हैं कि अगर आप इनको पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं, परमिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे फेल हो जाते हैं तो आपको रिमीडियल क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं, हो सकता है आपकी प्रिविलेज लॉस हो जाए। जैसे अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए हो तो आप जब तक दोबारा से 45 डेज का आई थिंक उसमें टाइम होता है, और आप उस पर दोबारा जाके पूरा प्रैक्टिस करके जब तक दोबारा उसको क्लियर नहीं करोगे आप तब तक ड्राइव नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको दोबारा से मतलब फेल कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से वो पूरा ईयर स्पेंड करके आना पड़ेगा। उससे सेल्फ स्टीम वगैरह भी काफी डाउन होती है, तो इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसके अंदर एक सिंगल वेल डिफाइंड असेसमेंट होती है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है कि अगर आपके 100 में से 40 मार्क्स आए तो आप पास होंगे, इससे नीचे आए तो आप फेल होंगे। क्लियर डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन पास एंड फेल, और साथ ही डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज अटैच होते हैं कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर आप पास हो जाएंगे तो ये होगा, अगर आप बहुत हाई अचीव कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो फिर आपको ये रिवॉर्ड्स उसके या ये बेनिफिट्स अचीव होंगे। एग्जाम्पल्स में ई कैट का टेस्ट, एम कैट का टेस्ट आ जाता है। इसी तरह से जो गैट, एसएट, जीआरई के टेस्ट, टाइटल, टोफल वगैरह के होते हैं, और मैट्रिक एफएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ये भी हमारे पास हाई स्टेक टेस्टिंग में आ जाते हैं।
स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग एक प्री डिटरमाइंड यूनिफॉर्म मैनर में होती है और स्टूडेंट्स सेम टेस्ट लेते हैं अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। जैसे एनटीएस का टेस्ट होता है, अब एक पार्टिकुलर मंथ में जो एनटीएस का टेस्ट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, जहां जहाँ भी एनटीएस का टेस्ट हो रहा है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस के अंदर वही सेम टेस्ट स्टूडेंट्स को दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म मैनर में उनकी स्कोरिंग की जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं अक्रॉस स्कूल्स, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स और अक्रॉस प्रोविंसेस, और इनमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स यूज़ हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली मल्टीपल चॉइस को यूज़ किया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो यूनिफॉर्म क्वेश्चनिंग होती है, या तो अगर तो आप सारों ने सितंबर में एनटीएस का टेस्ट दिया तो क्वेश्चंस भी सेम होंगे। लेकिन इवन अगर कुछ स्टूडेंट्स ने सितंबर वाला टेस्ट दे दिया, कुछ ने अक्टूबर वाला दे दिया, कुछ ने नवंबर वाला दे दिया, तब भी जो टेस्ट होंगे उनके जिनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म्स, ऑल्दो टेस्ट के क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बट उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका जो कंटेंट जिसको वो टच कर रहे होंगे, जो उनका पैटर्न होगा ऑफ द फॉर्मेशन, और ये सारी चीजें जो हैं वो सेम होंगी। तो एक यूनिफॉर्म टूल होता है इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिससे हम सेम कॉमन पूल ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनसे सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और उसकी बेसिस पे हम उनको अवार्ड देते हैं। स्कोरिंग एक कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड मैनर में होती है। इसके अलावा ये यूजुअली लार्ज स्केल के लिए यूज होते हैं, प्रोविंस वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या इवन कंट्री वाइज भी हम इनको यूज कर सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट्स में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं बिसाइड्स मल्टीपल चॉइस और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में बेसिकली मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम समटाइम्स ट्रू फॉल्स शॉर्ट आंसर ऐसे क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हैं। और अब जो है वो ट्रांजिशन हो रही है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ। पेपर बेस्ड पहले वो एक शीट्स होती थी, बबल शीट्स अब भी यूज होती हैं बहुत सारी जगहों पे, बट अब ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटेड टेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनमें एक सॉल्व करना आसान होता है। बबल शीट्स में अक्सर मसले आ जाते थे, बबल फिल नहीं प्रॉपर हो पाता था स्टूडेंट से और उससे उनके मार्क्स अफेक्ट होते थे और थोड़ा उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। बट कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटेड में एक तो फिलिंग आसान होती है और फिर स्कोरिंग भी आसान होती है कि डायरेक्टली आपका डाटा वहाँ पे एंटर हो रहा होता है। देन स्कोरिंग एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स यूज किए जाते हैं, अब वो बहुत क्विकली और कंसिस्टेंटली उसकी स्कोरिंग हो जाती है। वो ओएमआर शीट्स होती हैं उनको कंप्यूटर में डाला जाता है और कॉस्ट इफेक्टिवली हम उनको इफेक्टिवली स्कोर कर लेते हैं। अगर तो हम इनके अंदर एसेस यूज कर लें तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, उसमें फिर हमें प्रॉपर गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं। ज्यादा सारे हमें चेकर्स जो हैं, पेपर चेकर्स, उनको हायर करना पड़ता है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग और सब्जेक्टिव काम होता है। तो अब ज्यादातर जो टेस्ट हैं इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट को प्रेफर किया जाता है। फिर इनके अंदर फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, फेयर होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर आधे बच्चों ने ए को किया हुआ है, मतलब ए अगर करेक्ट ऑप्शन है और अगर आप किसी को फेवर करना चाहते हो और उसने बी पे टिक किया हुआ है तो आप कहेंगे ये भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एक कंसिस्टेंट स्कोरिंग की होती है, कंप्यूटर बेस्ड उसकी चेकिंग हो रही होती है, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं आ सकता, बायस नहीं आ सकता है, ना ही सब्जेक्टिव एवेल्युएशन आ सकती है। ये सारे प्रॉब्लम मोस्टली ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाते हैं। फिर सब्जेक्टिविटी आ जाती है इन द टेस्टिंग प्रोसेस, मतलब हमारे पास क्वेश्चन सिलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में और स्कोरिंग में जो टेस्ट सब्जेक्टिविटी है वो कुछ हद तक आ सकती है। बट इसके अलावा सेटिंग पासिंग स्कोर जो है वो भी सब्जेक्टिव जजमेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं इसकी, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी के भी चांसेस आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशन ये है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के डाइवर्स एजुकेशनल पर्पज इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। केजी में हम रेडीनेस टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं जैसे हम टीकेट, और इसके अलावा स्टूडेंट को डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमास वगैरह देने के लिए जैसे मैट्रिक एफएससी या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स वगैरह, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिनाउंड टेस्ट एंड देयर यूजेस। ऐसे टेस्ट जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उनमें एक तो आ जाता है सैट का टेस्ट, स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट की एब्रीविएशन है। सैट टेस्ट जो है ये यूजुअली अगर आपने फॉरेन में एडमिशन लेना है, स्पेशली यूएस के कॉलेज एडमिशन लेना है, तो आपको सैट का टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट के अंदर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस देखी जाती है, मैथमेटिक्स और राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं, और ये कॉलेज बोर्ड एडमिनिस्टर करता है। एडमिशन अथॉरिटीज इसके थ्रू स्टूडेंट्स की एडमिशन डिसीजन लेने के लिए यूज करती हैं। और एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस में, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक कॉमन पैटर्न के हिसाब से उनको सेट का टेस्ट देना पड़ता है और एक कुछ पार्टिकुलर स्कोर होता है उसके अंदर, और अगर आप कुछ स्कोर तक अचीव कर लो और अगर आप कंपटीशन में उसमें नॉर्म रेफरेंस पे फॉल करते हो तभी आपको वहाँ पे पार्टिकुलर कॉलेज में या पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। एक और टाइप ऑफ एग्जाम जो है उसको हम कहते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, या जिसको हम कॉमनली जीआरई ग्री का टेस्ट कहते हैं। तो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस के लिए। इसके अंदर भी अगेन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल राइटिंग और साथ में
क्रिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है। ये वाला जो टेस्ट है ये एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस ईटीएस जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है, और बहुत सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और डिसिप्लिन में अगर आपने फॉरेन में अप्लाई करना है, यूएस में या अदर कंट्रीज में, तो आपको जीआरई का टेस्ट देना पड़ता है। फिर आयोवा टेस्ट आ जाता है ऑफ बेसिक स्किल्स। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ये छोटी क्लासेस के लिए। पिछले दोनों जो थे वो जरा कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए थे। आयोवा टेस्ट जो है ये यूज होता है फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 8th ग्रेड, और ये उनके वोकेबुलरी, वर्ड एनालिसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स को मेजर करता है। ये यूएस के अंदर पार्टिकुलरली एडमिनिस्टर किया जाता है एनुअली, और इसमें स्कूल और एजुकेटर्स इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, और साथ में हमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चल जाता है। ऑल्टरनेट असेसमेंट टूल्स क्या सिर्फ टेस्ट ही एक जो असेसमेंट का टूल है, या टेस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करते हुए स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं? तो कुछ ऑल्टरनेट असेसमेंट टूल्स भी हैं जो कि रिवायती टूल से हट गए हैं, बट स्टिल दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डाटा अबाउट वेरियस स्किल्स एंड वेरियस एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन आ जाते हैं वो आ जाते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज जैसे कि आप सारे जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं। सिंगल पर्सन इंटरव्यू हो सकता है या पैनल इंटरव्यू हो सकता है, और उसमें स्टूडेंट्स की बिहेवियर कैसा है, वो प्रेशर कैसे मैनेज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजों को जज किया जाता है अलॉन्ग विद देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो इसमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंप्रूवमेंट वगैरह उन चीज़ों के बारे में बहुत आइडिया मिल जाता है। टाइप्स में एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसके एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉबिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं फॉर डीपर एक्सप्लोरेशन, कि अगर आप किसी इंटरव्यूई से चाहते हैं कि आप उससे मजीद उसकी डिटेल लें पार्टिकुलर टॉपिक की, तो आप कुछ स्पेसिफिक, अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, प्रो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। इसके अंदर इंस्टेंट इंटरव्यूज, प्रिडिक्शन इंटरव्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज, सॉर्टिंग इंटरव्यूज टाइप आ जाते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि आपको आइडिया स्ट्रक्चर इंटरव्यूज कैसे होते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिनके अंदर कोई लिमिटेड इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जैसे बात चलती है वैसे वैसे फर्दर इलेबोरेशन होती चली जाती है, रिलाइज ऑन द प्रो क्वेश्चंस फॉर इलेबोरेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन इंडेक्स मिल जाती है, एक सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन बढ़ती है, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रेपो बिल्डिंग बढ़ती है, और ट्रस्ट डेवलप होता है। और इसके थ्रू हम कोर्स के इंप्रूवमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कि अगर हम डिफरेंट डे क्लास के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करें और हम उनसे पूछें कि आपको इन इंस्ट्रक्टर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से हम कोर्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक स्टूडेंट को इंटरव्यू करने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर दूसरा ये कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसका अपना भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उसकी वजह से बायस इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन बायस, के स्टूडेंट कोई रिप्लाई दे रहा है, उसका कहने का मतलब कुछ और है, लेकिन इंटरव्यूअर उसको कुछ और समझ रहा है। मतलब या तो इंटरव्यू अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, या इंटरव्यूअर अपनी बात उसकी बात समझ नहीं पा रहा, तो इंटरप्रिटेशन का बायस आ सकता है। और इसके अलावा ये सब्जेक्टिव रिलायंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह आंसर्स हैं तो उनमें पार्टिकुलर करेक्ट और फॉल्स आंसर्स का हमें पता होता है, बट इसके अंदर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एक सेकंड टाइप ऑफ अल्टरनेट असेसमेंट टूल जिसको यूज किया जाता है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें हम इनकम्प्लीट और बाइस्ड इंप्रेशन, इसके अंदर जो चांसेस हैं उसके काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं या कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस को एक फाइल में लगाते चले जाते हैं, और उनको फिर हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और फिर हम उनको एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ आती है इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और उस रिकॉर्ड की बेसिस पे देखा जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंप्रूव हो रहा है या इसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। पीयर अप्रेजल में आ जाता है कि आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो किस तरह की आपको रेटिंग देते हैं, या वो आपको मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को किस तरह से समझते हैं। मतलब अगर एक स्टूडेंट ए है, उसके बारे में आप पर्सनैलिटी उसके असेस करना चाहते हैं, तो बाकी जो उसके फेलो स्टूडेंट्स हैं वो उसको कैसा समझते हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो रेट करते हैं अपने पीयर्स को एक रेटिंग डिवाइस यूज करके, जो कि टीचर मतलब उसमें इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। अब इसके अंदर दो टेक्निक्स आ जाती है, एक गेस हू और एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक। गेस हू टेक्निक में क्या होता है कि टीचर क्लास में आता है, वो कहता है कि अच्छा आप बताएं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा सच बोलता है। तो कोई स्टूडेंट बिहेवियर की एग्जांपल वो देगा, नाम नहीं लेगा किसी स्टूडेंट का, बिहेवियर की एग्जांपल देगा, यूजुअली पॉजिटिव बिहेवियर्स की एग्जांपल। आप स्टूडेंट सोचेंगे कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो हमेशा सच बोलता है, वो कहेंगे कि अच्छा लेट सपोज अली है, इसने तो फलाने टाइम पे मेरे साथ झूठ बोला था, ये अहमद है, इसने भी झूठ बोला था, अच्छा ये जो है पार्टिकुलर स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट मेरे साथ झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह से ना स्टूडेंट्स आपस में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे और गेस करेंगे, ऐसे स्टूडेंट
स्टूडेंट को जो कि उस कैरेक्टरिस्टिक को करेक्टली सिंबलाइज करता हो। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट बिहेवियर पोज करेगा और स्टूडेंट बताएंगे कि ये बिहेवियर इस पार्टिकुलर एक्स वाई जी पर्सन में प्रेजेंट है, और इस तरह से हम इनको नॉमिनेट कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट के मतलब जितने लेट सपोज के 15 ने ये वोट किया है कि अली जो है वो हमेशा सच बोलता है, और 15 ने ये वोट किया है या 10 ने ये वोट किया है कि अहमद हमेशा सच बोलता है। तो उस तरह से नॉमिनेशन मेथड में फिर काउंटिंग कर लेंगे, और फिर उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला जो स्टूडेंट है इसके बारे में बाकी लोग ये सब कहते हैं पीयर्स उसके, और ये वाला जो स्टूडेंट है इसके बारे में इसके पीयर्स की ये राय है। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस पार्टिकुलर स्टूडेंट की ये पर्सनैलिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। क्योंकि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द टाइम जो वो टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आपस में टाइम स्पेंड करते हैं दे आर मोर ओपन टू ईच अदर, और वो ज़्यादा सोशली इंटरेक्टिव होते हैं। टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए फिर भी थोड़ी-सी शाइनेस और थोड़ा-सा एक रिजर्व नेचर आ जाती है। वो उस तरह से ओपनली बिहेव नहीं करते जिस तरह से वो आपस में बिहेव कर रहे होते हैं। सेकंड टेक्नीक जो पीयर अप्रेज़ल की है वो है सोशियोमेट्रिक टेक्नीक। सोशियोमेट्रिक टेक्नीक में हम देखते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है और ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक पार्टिकुलर क्लासरूम है या ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट्स की चॉइसेस कैसी हैं फॉर कंपेनियंस फॉर वेरियस ग्रुप सिचुएशन। आपने कहा है कि हम जो एनवायरनमेंट के बारे में एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, 6 लोगों का ग्रुप होगा, आप लोग अपने ग्रुप मेंबर सेलेक्ट कर लें। तो अब देखें कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको हर स्टूडेंट अपने ग्रुप में लेना चाहता है, और ऐसे कौन से हैं जो कहते हैं कि हम नहीं इनके साथ काम करना चाहते हैं, ये वाले पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को कोई ग्रुप में नहीं लेना चाहता, इस तरह से। तो सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है, ग्रुप स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है, सीटिंग कैसी आ रही है, वर्क कंपेनियंस कि कौन बच्चे हैं जो आपस में साथ-साथ बैठना चाहते हैं क्लास में, कौन काम इकट्ठे करना चाहते हैं, कौन खेलना इकट्ठा चाहते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ग्रुप एक्सेप्टेंस कैसी है और ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये चीज़ जो है ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक में आ जाती है। इसके अलावा एक और जो अल्टरनेट असेसमेंट टूल है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जैसे कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइन के काम करते हैं, तो उनका ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे वो डिफरेंट डिज़ाइन या डिफरेंट पेंटिंग्स डेवलप करते जाते हैं, तो वो उनको एक फ़ाइल में लगाते चले जाते हैं, डिजिटल फ़ॉर्म में या फिज़िकल फ़ॉर्म में, नॉन डिजिटल फ़ॉर्म में। तो वो उनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिकॉर्ड डेवलप हो जाता है कि ये काम इस पार्टिकुलर पर्सन ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे किया हुआ है, तो इस तरह का काम करने की ये स्किल रखता है। इस पार्टिकुलर टेक्निक को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो को हम क्लासरूम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकुलरली ड्राइंग है या कोई मैथमेटिक्स का काम है या कोई भी काम हो। हम स्टूडेंट से कहें कि आप लोगों ने अपनी एक फ़ाइल बनानी है, डेली का जो आप लोगों का काम होगा आप लोगों ने इस फ़ाइल में लगाते चले जाना है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स वो उनका एक पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा कि फर्स्ट डे इनकी ये परफॉर्मेंस थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम जस्ट एक टेस्ट की बेस पे देखें कि स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन आ जाती है स्टूडेंट वर्क की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको फिर हम असेसमेंट भी कर सकते हैं उसकी, मतलब हम एक पार्टिकुलर रूब्रिक्स रख लें, हम कहें कि आपने साल के बाद अपना ये पोर्टफोलियो सबमिट करवाना है और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम असेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है कि हम क्लियरली बताएँ कि इस पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है। आपने जो मटेरियल मिले इसमें नहीं लगा देना, अपने पार्टिकुलर इन ऑब्जेक्टिव्स को नज़र में रखते हुए इनको गाइडलाइन को देखते हुए उसकी बेसिस पे आपने मटेरियल इसमें एंटर करना है। और साथ में आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आप इनको मार्क्स दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो पोर्टफोलियो जो है बेसिकली एक पर्पसफुल कलेक्शन होती है स्टूडेंट के वर्क की, जो कि एक स्पेसिफिक गोल के साथ किया जाता है कि अगर एक फाइन आर्ट्स का पोर्टफोलियो बन रहा है, तो उसमें मैथ्स की चीज़ें नहीं जाएँगी, उसमें सिर्फ फाइन आर्ट्स की चीज़ें जाएँगी। और ये ग्रोथ डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले दिन जो बच्चे ने फाइन आर्ट्स की फाइल में चीज़ लगाई है उसमें उसके कलर्स बाहर जा रहे हैं, और 1 मंथ बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें उसकी बाउंड्रीज भी बहुत अच्छी हो गई है, कलरिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा फाइन हो गई है, और तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, वो चीज़ें हमें इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो की स्टेप्स में सबसे पहले तो आप क्लियरली डिफाइन करें कि आपके पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है। फिर मटेरियल किस बेसिस पे हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, स्टूडेंट का रोल क्या होगा, हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, और हम लोगों ने उस पार्टिकुलर पोर्टफोलियो को एक अलग चीज़ नहीं रखना बल्कि उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में और कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स के साथ कैसे यूज़ करना है, कि थोड़े टाइम बाद आप उनके पोर्टफोलियो को एग्जामिन करें और आप उनको फीडबैक दें, कम्युनिकेट करें स्टूडेंट्स के साथ कि ये चीज़ तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, और इस तरीके से आप उनको बेटर फीडबैक दे सकते हैं। अब जो असेसमेंट है, इसको करिकुलम के साथ अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असेसमेंट कोई बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, बल्कि ये करिकुलम का पार्ट है। डेली जो स्टडी है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, उसमें असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके बगैर हम जो लर्निंग है, उसको प्रॉपर्ली इंश्योर नहीं कर सकते। तो नेशनल करिकुलम का असेसमेंट के डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब जो नेशनल करिकुलम है, उसको हम 4 लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाता है कॉम्पिटेंसी, देन स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड देन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, या जिसको अब हम एसएलओ कहते हैं। ये वाले टर्म हमने अक्सर सुनी भी है, एसएलओज़। ठीक है? तो कॉम्पिटेंसी जो है वो एक की लर्निंग एरिया है।
एक ब्रॉडर एरिया है कि आपने स्टूडेंट्स को अलजेब्रा सिखाना है या अरिथमेटिक सिखाना है, या स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री आ जानी चाहिए इस साल के एंड में, या ग्रामर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ये कॉम्पिटेंसीज है ना, ये ब्रॉड एरियाज है, ब्रॉड स्किल्स हैं जो जनरल हैं, और ये स्टूडेंट्स में आ जानी चाहिए। अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी इन इंग्लिश, ये चीज आपने सिखानी है। स्टैंडर्ड्स जो है वो इन कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन करते हैं कि इन कॉम्पिटेंसीज के अंडर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। तो ये डिफाइन करते हैं कॉम्पिटेंसीज को। अब अलजबरा है, तो अलजबरा के अंदर, अलजबरा तो बहुत ब्रॉड है, तो वो कौन सा नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स हैं जो अलजबरा के इस 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स को आ जाने चाहिए, या 1 to 12 ग्रेड्स के अंदर जब 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होगी तो अलजबरा में से कितना अलजबरा है जो स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं और उनको हम स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं। 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जो एक पार्टिकुलर की लर्निंग एरिया है उसके अंडर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को आ जानी चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स या इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये चीजें स्टैंडर्ड्स में आ जाती हैं। स्टैंडर्ड्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज यूज होती है वो है बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स ये है कि एट द एंड ऑफ द 5 डेवलपमेंटल लेवल, जो डेवलपमेंटल लेवल्स है हर एक चीज के, एंड ऑफ द ग्रेड मतलब ये है कि स्टूडेंट्स क्या अचीव कर लेंगे। ये एक ओवरऑल ये है कि हमारी इस करिकुलम का ये मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को ये तमाम सब्जेक्ट्स आ जाएं। स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि 12 साल बाद जो एजुकेशन स्कूल और कॉलेज के लेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा। बेंचमार्क्स ये बताएंगे कि 1 साल के एंड में स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें वो अचीव कर लेंगे, एंड ऑफ द ग्रेड किस तरीके से कर लेंगे। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फर्दर हम बेंचमार्क से बनाते हैं, और ये एट द एंड ऑफ ईच ग्रेड, या फिर एट द एंड ऑफ ईच टर्म, या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब ये कि स्मॉलेस्ट लेवल के ऊपर क्या क्या चीजें स्टूडेंट सीख लेंगे, और उनको हम लोगों ने किस किस तरह की चीजों को जो है मतलब एक्सप्लेन करना है, या क्या क्या कॉम्पिटेंसेज उनमें डेवलप होनी है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 में अगर बच्चा आएगा तो उसको हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सिखाएंगे, तो ये उसकी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ग्रेड 1 का है। ग्रेड 2 में जाएगा तो वो सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर जाएगा। ग्रेड 3 में जाएगा तो लेट सपोज उसको कंपाउंड सेंटेंसेस हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, और उसको एट द एंड ऑफ द ईयर वो आ जाने चाहिए। तो ये जो चीज़ है जो स्टूडेंट के एक ईयर की परफॉर्मेंस पे, एक टर्म के परफॉर्मेंस के ऊपर डील करी है, ये उसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। बेंच मार्क्स जो है ये उससे थोड़ा सा ब्रॉड आ जाता है। फिर स्टैंडर्ड्स और ज्यादा ब्रॉड है, ये 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कह रहा है, और कॉम्पिटेंसीज जो है वो ओवरऑल की लर्निंग एरियाज को इंडिकेट कर रही हैं जो कि स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस होने जाने चाहिए। तो जैसे जैसे हम यहाँ उसके ऊपर के वाले लेवल पे जाते हैं तो ये जनरल होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये ज्यादा स्पेसिफिक और कम टाइम के ऊपर इसका जो इनकम्पासिंग है वो आती चली जाती है। अच्छा, अब टेक्सोनॉमीज आ जाती हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट की। टेक्सोनॉमीज को हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, वहां पे हमने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी देखी थी, साथ हमने सिम्पसन और ब्लूम और क्रैथरोल की टेक्सोनॉमीज देखी थी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ये हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली असेसमेंट से रिलेट करके टेक्सोनॉमीज को। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी भी है यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे हम दो न्यू टेक्सोनॉमीज देखेंगे, एक डेप्थ ऑफ नॉलेज की और एक सोलो टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्सोनॉमीज की जरूरत क्या है। जितनी भी हमारी स्टडी है या हमारी असेसमेंट का डिजाइन है, उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियाद है ना, वो टेक्सोनॉमीज पे होती है। एक टेक्सोनॉमी क्या है, बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल है स्टूडेंट की नॉलेज और कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट का, और उस बेसिस पे कि इस पार्टिकुलर लेवल पे स्टूडेंट को ये नॉलेज आ जाएगा तो असेसमेंट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट्स सपोज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में नॉलेज लेवल पे हैं, और असेसमेंट में उनको एनालिसिस लेवल की दे रहे हो, तो वो उस असेसमेंट में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो टास्क और सिचुएशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और फिर उससे हम इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। सो सबसे पहले सोलो टेक्सोनॉमी आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। इसके ऊपर हम डिफरेंट वर्ब्स वगैरह को देखेंगे, 4 लेवल्स आ जाते हैं इसके। सबसे पहला है प्री स्ट्रक्चरल। प्री स्ट्रक्चरल है कि स्टूडेंट्स के पास, अभी बच्चे छोटे जब होते हैं तो उनके पास बिट्स ऑफ डिस्कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट होती है। मतलब इन्फॉर्मेशन तो है बट उसको उनको ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। जैसे छोटे बच्चों से आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो उसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देंगे, उसका आपको कुछ और ही वो आंसर दे देंगे। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो वो आगे से कह देता है व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह का जो लेवल है इसको हम कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल लेवल। यूनिस्ट्रक्चरल लेवल में कुछ कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग आती है, लेकिन वन रेलिवेंट एलिमेंट से रिलेटेड। मतलब ये कि अभी सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ बॉडीज, या मेमोराइज नंबर्स 1 to 10, परफॉर्म सिंपल प्रोसीजर्स। ये जो लेवल आता है ये यूनिस्ट्रक्चरल है। मल्टी स्ट्रक्चरल ये है कि जिसमें सेवरल कंपोनेंट्स को वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वो एज अ होल नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पे घर की एग्जाम्पल दूं तो मैं उनको अगर घर ड्रॉ करने के लिए देती हूँ लेट सपोज, तो प्री स्ट्रक्चरल लेवल पे तो बिल्कुल ही वो कुछ अजीब सी चीज बना देंगे। मतलब
उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पे वो ये बता देंगे कि यहाँ पे इसका ये ट्रायंगल बनेगा, या वो ये बता देंगे कि ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है? या मतलब कोई एक चीज़ इनमें से बता देंगे। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे उनको आइडिया होगा कि एक घर बनाने में मुझे एक ट्रायंगल चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ पे मुझे एक इस तरह से रेक्टेंगल चाहिए और एक इस तरह से ये चीज़ चाहिए। इन चीज़ों को, शेप्स को वो अलग-अलग आइडेंटिफ़ाई कर देंगे, बट उनको ये नहीं पता कि इनको कनेक्ट कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है वो डिसऑर्गनाइज़्ड हैं और रिलेटेड नहीं है। जैसे हम कह दें कि आप एन्यूमरेट करें या लिस्ट करें या अप्लाई करें एल्गोरिथम, क्लासिफाई करें, डिस्क्राइब करें, ये सारी चीज़ें मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे आ जाती हैं। रिलेशनल लेवल पे उनको थोड़े बहुत कनेक्शंस का पता चलना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू द होल। अब यहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे रखना है, ये स्क्वायर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा और यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा और यहाँ पे मेरी विंडो आ जाएगी, तो ये मेरा घर बन जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला जो लेवल था वहाँ पे उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। सेकंड लेवल पे उन्होंने देखा कि शेप्स ऐसी हैं। थर्ड पे वो जो शेप्स थी उनको थोड़ा अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे थे, बट कनेक्शन को नहीं। और फोर्थ लेवल पे उनको कनेक्शन आइडिया हो गया उसका। तो ये जो लेवल है इसको हम रिलेशनल लेवल कहते हैं। कंपेयर, कंट्रास्ट, अप्लाई, एनालाइज, रिलेट और एक्सप्लेन कॉजेज, ये सारी चीजें इस लेवल के ऊपर आ जाती हैं। और जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है उसमें वो बियॉन्ड द पार्टिकुलर चीज भी कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग और लॉजिक्स वगैरह का एप्लीकेशन, जनरलाइज कर सकते हैं चीजों को। मतलब बियॉन्ड द हाउस, घर के अलावा वो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस घर के अराउंड में, इसके नेबरहुड में, यहाँ पे क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या रोड वगैरह हैं, वो चीजें भी आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें हम थ्योराइज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, हाइपोथेसाइज, रिफ्लेक्ट और जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो टेक्सोनॉमी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसके अंदर भी 4 लेवल्स आ जाते हैं: रिकॉल, स्किल या कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड एक्सटेंडेड थिंकिंग। रिकॉल अगेन जैसे हमारे पास ब्लूम में नॉलेज लेवल आता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि हम इसमें फैक्ट्स के साथ काम करते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट कर दें, नेम कर दें, डिफाइन कर दें। सिर्फ आपने एज इट इज जो चीज़ बताई है उसको एज इट इज आपने स्टूडेंट आपको बता देगा, कोई इसमें वो अपनी थिंकिंग को यूज नहीं करेगा। स्किल या कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल के साथ जो है लिंक कर सकते हैं। मतलब ये वैसी ही चीज़ है इसके अंदर। इसमें कुछ मेंटल प्रोसेसिंग आ जाएगी बियॉन्ड रिकॉल, और इसमें हम कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन या कंसेप्चुअल नॉलेज आ जाएगा, जैसे ग्राफ, सेपरेट, रिलेट, कंट्रास्ट, नरेट, कंपेयर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई और प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, आर्ग्यू करें, क्रिटिक करें, फॉर्मुलेट करें। तो जो ब्लूम्स अपने टेक्सोनॉमी में जिनको हायर लेवल कहता है वो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आ जाती है। और एक्सटेंडेड थिंकिंग जो है इसके अंदर सिंथेसिस और इवेल्युएशन का लेवल आ जाता है। मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर है हायर ऑर्डर थिंकिंग में, वो एक्सटेंडेड थिंकिंग में आ जाता है, जैसे क्रिएट, सिंथेसाइज, डिजाइन, रिफ्लेक्ट, सिंथेसिस, रिफ्लेक्शन, असेसमेंट, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज जो टेस्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, एक ऐसा टूल है जो टीचर्स को बताता है कि हमारा कंटेंट क्या था और किस कंटेंट में से हमने कितने सवाल बनाने हैं। तो ये इंश्योर होगा कि तमाम कंटेंट एरिया भी कवर हो रहा है और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के तमाम लेवल्स भी कवर हो रहे हैं। तो इसमें हम जो टेबल बनाते हैं वो कंटेंट वर्सेज लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बनाते हैं, और फिर उसकी बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा इतने क्वेश्चन हमें नॉलेज लेवल से चाहिए, इनके लिए चलो मैं एमसीक्यूज बना लेती हूँ या फिर इन द ब्लैंक्स बना लेती हूँ। इतने क्वेश्चंस मुझे एनालिसिस लेवल की चाहिए, इनके लिए फिर मुझे ऐसे टाइप क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। तो एक इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो टेस्ट हम डिजाइन कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कंटेंट एरियाज एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो उसके लिए जो टूल यूज किया जाता है यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए, उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो हम सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को डिफरेंट कंटेंट एरियाज में और डिफरेंट ब्लूम्स के लेवल्स के अंदर पुट करते हैं, और इससे हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है। कंटेंट वैलिडिटी को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यूनिट के अगर हमने टेस्ट बनाने हैं या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जिनमें बहुत ज्यादा यूनिट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप मंथली टेस्ट हो गए या मिड टर्म एग्जाम्स या फाइनल टर्म एग्जाम्स बना रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप सारे क्वेश्चन नॉलेज लेवल के दे दें या कॉम्प्रिहेंशन लेवल के दे दें, या सारे क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर्स में से या आखिरी 2 चैप्टर में से दे दें। यूनिफॉर्म एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए जो टेस्ट है ऑफ द गिवन कॉन्टेंट। तो उसको इंश्योर करने के लिए ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज किए जाते हैं ताकि बैलेंस किया जा सके कंटेंट एरियाज के बीच में भी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी। तो ये एक 2 वे चार्ट या 2 वे ग्रिड होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के साथ लिंक करते हैं। ये इसकी शेप एक बनी हुई थी। पाकिस्तान स्टडीज का ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना हुआ था। इसमें सिर्फ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल तक हुआ है। वैसे इसको आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे हायर लेवल्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, एप्लीकेशन, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वगैरह को भी।
अब अगर हम इसमें देखें तो ये इसका जो फर्स्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट चैप्टर था वो पाकिस्तान मूवमेंट था। पाकिस्तान मूवमेंट था और टोटल जो ये पूरा मतलब पढ़ाने में कोर्स पढ़ाने में जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है 500 मिनट्स या 500 आवर्स व्हाटएवर, ठीक है। 500 में से 100 मिनट्स या 20% ऑफ टाइम लगा है पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाने में। तो पाकिस्तान मूवमेंट में से जो कंटेंट आना चाहिए वो भी 20% आना चाहिए। अब इसमें से जो नॉलेज लेवल का कंटेंट आएगा वो हमने जो पढ़ाया वो 5% था, कॉम्प्रिहेंशन लेवल का 50%, 20%, 30% टाइम, मतलब हमने इतना टाइम लगाया है नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल टीच करने के लिए। तो जितना परसेंट उसके ऊपर टाइम लगा है उतना ही परसेंट उसमें से क्वेश्चन आने चाहिए। यानी अगर 50% टाइम एक पूरी क्लास का जो 100% टाइम है उसमें से अगर 50% टाइम नॉलेज लेवल पे लगा है तो नॉलेज लेवल के 50% क्वेश्चन ही होने चाहिए इस टोटल 20% में से। तो 5 क्वेश्चन मैं नॉलेज में से दूंगी, 2 कॉम्प्रिहेंशन में से, 3 एप्लीकेशन में से। इसी तरह से मैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट, तो जितना यहाँ पे टाइम है उसको मैंने इससे कॉरिस्पॉन्ड करना है और फिर मैंने टोटल जो 100% है उसको इन लेवल्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। वैसे ये कैलकुलेशन पेपर में नहीं आएगी, वैसे एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से हम एक टू वे ग्रिड बना लेते हैं। एक साइड पे हम लेवल्स ले लेते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे हम इंस्ट्रक्शनल कंटेंट ले लेते हैं और हम उसको अकॉर्डिंग टू के कंटेंट हमने कितना पढ़ाया है, टाइम हमने उस पर कितना स्पेंड किया है। अब देखिए हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान मूवमेंट में से मैंने इतने नॉलेज के सवाल बनाने हैं, इतने कॉम्प्रिहेंशन के और इतने एप्लीकेशन के। ज्योग्राफी में से मैंने ऐसे बनाने हैं। इंडस्ट्रीज में मैंने कम टाइम लगाया तो उसमें मैं नॉलेज का सिर्फ एक सवाल दूंगी। इकोनॉमी में कम टाइम लगाया, नॉलेज का एक सवाल दूंगी। तो टोटल मेरे पास जो टेस्ट है 50 मार्क्स का, उसमें 9 क्वेश्चन नॉलेज लेवल के आ जाएंगे, 17 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन लेवल के और 24 क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन लेवल के आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम हैफेजर्डली टेस्ट बनाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा बायस आ जाएगा। हम सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में से बना दें और इकोनॉमी में से बना दें और बाकी क्वेश्चन को हम बाकी चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं। हो सकता है हम सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज लेवल के बना दें, एप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन ही ना डालें। तो इस वजह से हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं ताकि बैलेंस और जो इवननेस है उसको हम यहाँ पे इंश्योर कर सकें। सो ये हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसके थ्रू इंश्योर करते हैं कि आइटम्स ईच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूडेड हो और इसके थ्रू हम इस तरह का टेस्ट चूज करते हैं। अब अगर हम लोगों ने कोई टेस्ट सेलेक्ट करना है, हमने इतनी ज्यादा टाइप्स ऑफ टेस्ट स्टडी की है, तो अब मेरे पार्टिकुलर पर्पस के लिए कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर चूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट। और प्रॉपर टेस्ट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉपुलेशन कि हमने किन से टेस्ट लेना है। तो पर्पस ऑफ टेस्टिंग और पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकंड, इन्फॉर्मेशन सोर्स बियॉन्ड टेस्ट स्कोर्स, क्या ऐसी सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है कि क्या सिर्फ मैं टेस्ट में से 9/10 या 4/10 देख के जो स्टूडेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस चेक करूंगी, या क्या मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव टूल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड या पोर्टफोलियोज वगैरह भी प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू मैं टेस्ट वैलिडेट कर सकती हूँ। तो एक्सप्लोर करना है हमने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को जो अदर देन टेस्ट अवेलेबल है। फिर एवेलुएट टेस्ट मटेरियल, जो टेस्ट डेवलपर ने आपको मटेरियल दिया, जैसे अगर आप कहीं से बने बनाए टेस्ट परचेज कर रहे हैं तो आप उन मटेरियल्स को पहले रिव्यू करें, अगर कहीं पे आपको चीजें लगती हैं कि अनक्लियर है या इनकम्प्लीट है तो उनको आप करेक्ट करें। फिर एग्जामिन करें टेस्ट डेवलपमेंट को कि ये जो पार्टिकुलर टेस्ट आप खरीद रहे हैं इसको बनाया कैसे गया है, क्या इसको रैंडमली बनाया गया है या पार्टिकुलर एक रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करके उसके बाद इसको पार्टिकुलरली बनाया गया है, क्या इसके ट्रायल रन कराए गए हैं, क्या ये वैलिडिटी इसकी चेक की गई है या नहीं की गई है। तो इन सारी टेक्निकलिटीज को चेक करके फिर आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन देखेंगे कि आप देखें कि ऐसे लोग, जैसे हम कहते हैं रिव्यूज देखें किसी प्रोडक्ट के, तो आप देखें कि इंडिपेंडेंटली कितने लोगों ने इसको रिव्यू करके कहा है कि ये टेस्ट जो है ये अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, एनटीएस जैसे है, तो कितने लोगों का ख्याल है, कितने टेस्ट डेवलपर्स का या टेस्ट टेकर्स का ख्याल है कि एनटीएस के टेस्ट अच्छे होते हैं। तो इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन देखें पार्टिकुलर की, और इसके अलावा देखें कि इसके अलावा ऑल्टरनेट क्या क्या अवेलेबल है। फिर उसके स्पेसिमेन सेट्स देखें, पूरा न्यू टेस्ट तो आपको परचेज करने के बाद ही मिलेगा, लेकिन आपको सैंपल टेस्ट या पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्लोज टेस्ट को, आंसर शीट्स को, इन सारी चीजों को देखें बिफोर मेकिंग अ सिलेक्शन। फिर स्किल रिक्वायरमेंट देखें कि जो आपने टेस्ट यूज करना है उसके लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्कोरिंग के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए और क्या वो स्किल्स आप में प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप अगर कहीं से बना बनाया टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप खुद बना रहे हैं कस्टमाइज, तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं से बना बनाया टेस्ट परचेज किया जा रहा है तो ये सारे पॉइंट्स हमें उसके लिए माइंड में रखने पड़ते हैं। अब टेस्ट की जो क्वालिटी है या उसकी हम कहते हैं कि कोई टेस्ट कितना अच्छा है, हम उसको कैसे बता सकते हैं, उसकी फेयरनेस या उसकी अप्रोप्रिएटनेस कितनी है। तो उसके लिए हम 3 पैरामीटर्स यूज करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है वैलिडिटी, एक आ जाता है रिलायबिलिटी और तीसरा आ जाता है यूजेबिलिटी। इन तीनों पैरामीटर्स की बेस पे हम बताते हैं कि ये वाला टेस्ट अच्छा है और ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं है।
सबसे पहली चीज है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक स्टैटिस्टिक और साइकोमेट्रिक टूल है जिससे हम बेसिकली कोई चीज कितनी रिलायबल है उसका मतलब ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, कि कितनी दफा ये टेस्ट लिया गया और उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने ऐसी ही परफॉर्मेंस दी है, कंसिस्टेंसी कितनी आ रही है, वो हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है। अगर एक मैयर रिलायबल है तो वो सिमिलर कंडीशन में सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो वो सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जब दिया जाएगा तो उनके एवरेज स्कोर एक जैसे आएंगे। ये नहीं है कि एक दफा 2 मार्क्स ले रहा होगा स्टूडेंट और अगली दफा उसको देंगे तो वो 8 मार्क्स ले रहा होगा। अगर उसी तरह का उसको टेस्ट दिया जाएगा तो वो फिर रिलायबल नहीं होगा, उसका मतलब वो तुक्के मार के कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी में यही है कि रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंट और स्टेबल रिजल्ट्स आते हैं और उससे हमें ट्रस्टवर्थीनेस और डिपेंडेबिलिटी पता चलती है, और टेस्ट की कंसिस्टेंसी में जो कॉन्फिडेंस है डेवलपर का ओवर टाइम वो भी इंक्रीज होता है। एग्जांपल्स ऑफ रिलायबिलिटी जैसे कि अगर आप हाइट अपनी करते हैं एक मंथ में 3-4 दफा करते हैं तो आपकी हाइट उतनी ही रहेगी, और इसी तरह अगर आप वेट अपना बार बार करते हैं, हर एक वीक बार करें या वीक में 2 दफा करें तो वो माइनर से शायद डिफरेंस आए बट मोस्टली वो सेम ही रहेगा, तो वो चीज जो है वो रिलायबल है। तो ऐसी चीज जो कंसिस्टेंट रहे, चाहे जब हम सेम टेस्ट को सेम ग्रुप में या डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जिनकी एक जैसी स्किल लेवल है, अगर हम उनको बार बार वो टेस्ट दे रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स एक ही रेंज में लाए करने चाहिए, तो फिर वो चीज रिलायबल है, भरोसे के काबिल है। अगर वो बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, एक दफा बिल्कुल ही मशरिक रिजल्ट में आ रहा है और मगरिब आ रहा है दूसरी दफा, तो फिर वो रिलायबल नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी जो है वो रिलायबिलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलायबिलिटी का जो ताल्लुक है वो रिजल्ट्स के साथ है, इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम रिजल्ट्स की बेस पे कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये इंडिकेट करें कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल है या नहीं है। इसके अलावा ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। अब कंसिस्टेंसी से हमारी क्या मुराद है? क्या हमारी मुराद स्टेबिलिटी है, क्या हमारी मुराद इक्विवेलेंस है, या क्या हमारी मुराद इंटरनल कंसिस्टेंसी है? ये तीनों टर्म्स जो हैं ये हम इनको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के आपस में ताल्लुक तो है, वैलिडिटी तब होगी जब रिलायबिलिटी होगी, मतलब रिलायबिलिटी तो मस्ट है वैलिडिटी के लिए, लेकिन हर एक रिलायबल मैयर वैलिड नहीं होगी। हो सकता है कि उस मैयर में रिलायबिलिटी हो लेकिन बट वो स्टिल वैलिड ना हो। तो रिलायबिलिटी नेसेसरी है बट नॉट द ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी हम स्टेटिस्टिकल +1 से -1 की उस स्केल में रिपोर्ट करते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस और इंटरनल कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी ये है कि अगर मैंने आज टेस्ट दिया है और मैंने 1 मंथ बाद टेस्ट दिया है और फिर उसके 1 मंथ बाद टेस्ट दिया है, तो जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं वो एक पार्टिकुलर रेंज में फॉल कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी मैयर में कंसिस्टेंसी आ रही है तो मैं उसको स्टेबिलिटी कहूंगी। इक्विवेलेंस में ये है कि ओवर 2 डिफरेंट फॉर्म्स, एक टेस्ट मैंने ए बनाया, एक टेस्ट मैंने बी बनाया, दोनों के अंदर एक ही कंटेंट एरिया है बट क्वेश्चंस में थोड़ा 19-20 का फर्क है, थोड़ी मैंने वर्डिंग चेंज कर दी है, थोड़ा मैंने उसको आगे पीछे कर दिया, मतलब एग्जैक्टली ये दोनों टेस्ट सेम नहीं है बट इनके अंदर जो कंटेंट टाइप है, जो स्किल लेवल है, जो इनकी डिफिकल्टी है वो सेम है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं ये। और फिर मैं इनके रिजल्ट्स लेती हूँ एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स के 6 से 7 तक मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10 और इस वाले में भी वो 6-7 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलायबल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो 6 to 7 मार्क्स ले रहे हैं और यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ओवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको इक्विवेलेंस कहेंगे। और इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंसी विद इन द असेसमेंट इटसेल्फ अगर प्रेजेंट होगी तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है। मतलब अगर मैं टेस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, जो अपर हाफ है और लोअर हाफ है, क्या वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हाई परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ भी हाई परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे तो 6 मार्क्स ले रहे हैं और यहाँ पे वो 3 मार्क्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब विद इन अ टेस्ट इंटरनली कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ के आइटम शायद बहुत ईजी हैं और यहाँ के आइटम शायद बहुत डिफिकल्ट हैं, तो विद इन अ टेस्ट भी हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ सकते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, इक्विवेलेंट फॉर्म्स, टेस्ट टेस्ट विद इक्विवेलेंट फॉर्म, स्प्लिट, हाफ कोटा, रिचर्डसन, कॉर्न बैच, अल्फा और इंटरडेटर रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट ये होता है कि मैंने एक टेस्ट आज दिया, फिर मैंने 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट दिया और मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोनों टेस्ट में सेम सेम मार्क्स आए हैं या करीब करीब मार्क्स आए हैं। अगर मैंने साइकोलॉजी टेस्ट स्टूडेंट्स को दिया ट्वाइस, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन दी मैंने 1 वीक बाद, 1 वीक पहले टेस्ट दिया, फिर 1 वीक का वेट किया, फिर दोबारा टेस्ट दिया, अगर उनके रिजल्ट्स क्लोज क्लोज आए हैं तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटीज के अंदर है। पैरेलल फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने 2 टेस्ट बनाए हैं जो हैं डिफरेंट बट वो इक्विवेलेंट हैं, उनके अंदर स्किल लेवल, डिफिकल्टी लेवल, उनका कंटेंट एरिया वो सारा कुछ सेम है बट उनके क्वेश्चंस फर्क हैं थोड़े बहुत, बोथ वर्जन है, एक ही टेस्ट के 2 वर्जन हैं और उनको मैंने दिया है सेम ग्रुप को, सेम टाइम पे दे दिया है और उनके अंदर सेम उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर उसके अंदर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। तो कंसिस्टेंसी हम देखते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ असेसमेंट टूल टू द सेम ग्रुप, और सेम स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं और हम उसको फिर कोरिलेट कर लेते हैं, तो ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में आ जाता है। हमारे पास आ जाता है टेस्ट रीटेस्ट विद इक्विवेलेंट फॉर्म्स, मतलब हम पहले दोनों टेक्निक्स को मर्ज कर लें। मैंने 2 पैरेलल फॉर्म्स बना लिए,
ठीक है। और मैंने डे, लेट सपोज 1 सितंबर को मैंने एक ही ग्रुप को ये दोनों पैरेलल फॉर्म्स दिए हैं। फिर मैंने 10 सितंबर को दो मजीद इक्विवेलेंट फॉर्म्स बना दिए और वो मैंने उनको दोबारा से दे दिया। मतलब ये वाले मैंने टेस्ट ए और टेस्ट बी यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे भी मैंने टेस्ट ए और टेस्ट बी दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो दो टेस्ट हैं और ये दो हैं, ये आपस में डिफरेंट हैं लेकिन ये हैं सिमिलर। ठीक है। तो अब इसमें टेस्ट रीटेस्ट वाली चीज भी हो रही है कि एक दफा टेस्ट ए दिया है और फिर कुछ अरसे बाद टेस्ट ए दोबारा दिया है, तो टेस्ट रीटेस्ट ये इसमें हो रहा है। और साथ में इक्विवेलेंट फॉर्म भी यूज हो रहे हैं कि ए और बी यहाँ भी यूज हो रहा है और ए और बी यहाँ भी यूज हो रहा है। तो पहली दोनों टेक्निक्स जो थी उनको मर्ज करके यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो वो आ जाता है टेस्ट रीटेस्ट विद इक्विवेलेंट फॉर्म्स। इसके अंदर हम स्टेबिलिटी भी मेजर कर सकते हैं और इक्विवेलेंस भी मेजर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ये है कि अगर ए 1 सितंबर को दिया और ए 10 सितंबर को दिया है तो क्या इनके रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। और दूसरा इक्विवेलेंस की, अगर ए और बी दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट हैं तो क्या उनमें रिजल्ट्स हैं वो उनमें कंसिस्टेंसी आ रही है या नहीं। तो हम टू फॉर्म्स ऑफ टेस्ट जो है वो सेम ग्रुप को देते हैं और साथ में हम एक इंटरवल लेकर फिर दोबारा से वही देते हैं और हम उनको चेक करते हैं। स्प्लिट हाफ में हम क्या करते हैं कि टेस्ट स्कोर को इक्विवेलेंट हाफ्स में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उन दो हाफ्स के बीच में कोरिलेशन को चेक किया जाता है। जैसे हम लेट्स सपोज जो टेस्ट है उसमें से ऑड और इवन नंबर्ड आइटम्स को अलग अलग करें और हम देखते हैं कि ऑड नंबर आइटम जो है उनमें टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो 6 to 7 में लाई करें और इवन नंबर वाले में 7 to 8 में लाई करें। तो मतलब इनमें जो है वो रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर दो इक्विवेलेंट हाफ्स में डिवाइड करने के बाद उन दोनों हाफ्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे खासे डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें रिलायबिलिटी नहीं है। कोडाई रिचर्डसन और कोफिशिएंट अल्फा दोनों यूज होते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए। ये स्प्लिट हाफ भी इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए यूज होते हैं और ये भी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें जो स्प्लिट हाफ है इसमें तो हमें हाफ में डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे हमें हाफ में डिवाइड नहीं करना पड़ता। हम पूरा टेस्ट लेते हैं, उसके स्कोर्स लेते हैं और उसके ऊपर KR20 का फॉर्मूला लगा देते हैं या कोफिशिएंट अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम बताते हैं कि इसमें रिलायबिलिटी इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो हम चेक तो इंटरनल कंसिस्टेंसी से ही करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हमें टेस्ट को डिवाइड नहीं करना पड़ता हाफ के अंदर, और हम ओवरऑल टेस्ट लेके उस पर एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद हम उससे रिलायबिलिटी बता देते हैं। अब अगर तो मेरा टेस्ट ऐसा है जिनमें दो ऑप्शन है, डाइकोटोमस आंसर्स हैं, या तो आंसर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज है उनको हम डाइकोटोमस कहते हैं। डाइकोटोमस टाइप ऑफ आंसर्स के लिए मैं कुडर रिचर्डसन को यूज करूंगी। और अगर मोर देन 2 ऑप्शन है जैसे MCQs और एक्सेट्रा टाइप क्वेश्चन है तो मेरे पास फिर कोफिशिएंट अल्फा का फॉर्मूला यूज होगा। तो जनरलाइजेशन अगर हमारे पास डाइकोटोमस से ज्यादा हो तो फिर कोफिशिएंट अल्फा को हम यूज करते हैं। डबल मार्किंग या इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये है कि दो इंडिपेंडेंट रेटर्स अगर कोई टेस्ट चेकर ए है और टेस्ट चेकर बी और टेस्ट चेकर सी तीनों एक ही टेस्ट को चेक करते हैं तो वो किस तरह से उनको मार्क्स देते हैं। अगर टेस्ट चेकर ए भी 7 देता है, बी भी 7 देता है, सी भी 7 देता है तो मतलब इसकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर ए जो है वो इसी आंसर के ऊपर 7 दे रहा है, बी 10 दे रहा है और सी जो है वो 5 दे रहा है तो फिर इसका मतलब इसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं है। तो को रिलेशन देखा जाता है बिटवीन रेटिंग्स ऑफ परसेंटेजेस ऑफ एग्रीमेंट। दो रेटर्स डिफरेंट स्कोर करते हैं टेस्ट को फ्रॉम 1 to 10 और हम उसके बीच में कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो वैसे तो आज हमने वैलिडिटी को भी डिस्कस करना था बट चूंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है और आई थिंक सो इसमें थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स भी थे, तो वैलिडिटी को मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी। यहाँ तक होपफुली चीजें क्लियर होंगी। अगर यहाँ पे तक कोई कंफ्यूजन हो या किसी चीज में डिफिकल्टी आ रही हो, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर था थोड़ा सा टेक्निकल था, तो उसको आप मेरे से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद इसका टेस्ट मैं पोस्ट कर दूंगी तो उसको आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टिल नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर टेस्ट। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।